हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब मज़े में हैं। और मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ इकोनॉमिक्स 9th क्लास का फर्स्ट लेसन पालमपुर गांव की कहानी। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने ड्रॉप कर दिया है। मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कराते हुए बताता जाऊंगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लिखें, लेकिन क्या है, आंसर हमको समझ में आ जाता है तो हम उसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं ना, छोटा बड़ा, नंबर के अनुसार, जितने मार्क्स का आता है उस मार्क्स के अनुसार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको सीख जाएंगे आप। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको दूसरा क्वेश्चन जो है कि खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगत, आगत मतलब होते हैं आना, मतलब आने वाली चीज़ें, आए। अभी और आगे समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि खेती की आधुनिक, आधुनिक मतलब मॉडर्न, है ना, नए ज़माने की। खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योग में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? तो सुनिए, हाँ, आधुनिक कृषि, आधुनिक मतलब नए ज़माने की, तो आधुनिक कृषि तरीकों को कारखानों में निर्मित अधिक संसाधन चाहिए, कारखाने में निर्मित अधिक संसाधन चाहिए। HYB बीजों को अधिक पानी चाहिए और इसके साथ ही बेहतर नतीजों के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक भी चाहिए। किसान सिंचाई के लिए नलकूप लगाते हैं। ट्रैक्टर एवं भैंसर जैसी मशीनें भी प्रयोग की गई। HYB बीजों की सहायता से गेहूं की पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई। अब किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिक मात्रा में फालतू गेहूं है। देखिए, इसका अर्थ है कि अगर आपको नए ज़माने की तकनीकी अपनानी है तो उसके लिए आपको नई नई और चीज़ें भी चाहिए, है ना, नई चीज़ें। जैसे आप HYB बीज का उपयोग करते हैं, जैसे HYB मतलब न्यू हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड मतलब उच्च कोटि के बीज जिससे पैदावार अच्छी होती है, तो उसके लिए देखिए, उसके लिए हमें मशीनों से निर्मित, मशीनों मतलब फैक्ट्रियों में निर्मित, है ना, फैक्ट्रियों, उद्योगों में जहाँ निर्माण किया गया किसका, ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन, ट्रैक्टर और थ्रेसर जैसी मशीनों का निर्माण जो किया गया, उनके भी हमें, उनको भी चाहिए, है ना। रासायनिक खाद, कीटनाशक भी चाहिए जिनको भी उद्योगों में विनिर्मित किया गया है ना, अगर हमें नए तरीके से खेती करनी है तो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, कि हाँ, आधुनिक कृषि तरीकों की कारखाने में निर्मित अधिक संसाधन भी चाहिए हमको, है ना। HYB बीजों को अधिक पानी चाहिए और इसके साथ ही बेहतर नतीजों के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक भी चाहिए जो उद्योगों में निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, अब है पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की। तो देखिए, पालमपुर में बिजली की जो प्रसार है तो किसानों की मदद की, कैसे की। देखिए, पहला पॉइंट जो का है, जो पहला पॉइंट का है, का क्या दिया गया है जी, देखिए आप, पहला पॉइंट जो आपको का दिया गया है इसमें, ये दिया गया है आपको, देखिए का आपको दिया गया है, एक मिनट, ये दिया गया है कि इसने पालमपुर में, किसने, इसने, ये दिए गए हैं जो आपको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ठीक है, देखिए, पहला पॉइंट दिया गया कि इसने पालमपुर के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई बेहतर तरीके से करने में सहायता की। किसने? बिजली ने, है ना। इससे पहले भी रहट के द्वारा सिंचाई करते थे। रहट एक प्रकार की पुरानी तकनीकी होती है जिससे क्या है, कुएं से पानी निकाला जाता है, बैल चारों ओर कुएं के घूमता है जिससे पानी जो है भर के रहट में और बाहर निकलता जाता था, है ना, बैल घूमता जाता था और रहट से पानी बाहर कुएं से निकलता जाता था, जो अधिक प्रभावशाली तरीका नहीं था। किंतु अब बिजली की सहायता से भी अधिक बड़े क्षेत्र को कम समय में अधिक प्रभावशाली तरीके से सींच सकते हैं, मतलब बड़े क्षेत्र को कम समय में सिंचाई हो जाती है बिजली से। ठीक है, पंप चला देती ना। दूसरा ऑप्शन है कि क्या प्रसार हुआ कि बिजली से सिंचाई प्रणाली में सुधार के कारण किसान पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न फसलें उगा सकते थे, पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न फसलें भी उगा सकते थे। क्योंकि पानी, जो बिजली थी तो पानी, बिजली थी इसलिए पानी की कमी नहीं हुई, कहीं से भी पानी पंप के द्वारा मंगा सकते थे वो। तीसरा है कि उन्हें मानसून की बरसात पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, जो कि अनिश्चित काल एवं भ्रमणशील है। अब मानसून की बरसात कैसी है? अनिश्चित है, पता नहीं हो कि नहीं हो, और भ्रमणशील है ना, कहाँ से कहाँ निकल जाए, बादलों पर निर्भर होता है, बादल एक जगह ठहर गए तो बरसात हो गई।
अगला है कि बिजली के प्रयोग के कारण पालमपुर के किसानों को बहुत से हाथ के कामों एवं चिंताओं से मुक्ति मिल गई। हाथ के काम जो वो हाथ से करते थे अब वो मशीनों से चालू कर लिए गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों? सिंचित क्षेत्र मतलब जहाँ तक सिंचाई हो सकती है। ठीक है। तो देखिए, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि भारत में मानसून की बरसात अनिश्चित व भ्रमणशील है। सिंचित क्षेत्र वह होता है जहाँ तक सरकार की पहुँच होती है सिंचाई के लिए, है ना। सरकार की जो साधन है, सरकार के साधनों से जितनी दूरी तक सिंचाई हो सकती है वो सिंचित क्षेत्र कहलाता है सरकार की नज़र में। ठीक है। सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि भारत में मानसून की बरसात अनिश्चित व भ्रमणशील है। कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। कृषि के अंतर्गत आने वाली जो भूमि है वो किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि किसानों को सिंचित भूमि के लिए उपलब्ध हो जाती है, सिंचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है तो थोड़ी ज़मीन पर ही अधिक उत्पादन कर सकते हैं क्योंकि पानी है वहाँ पर, है ना। तो सिंचित जहाँ तक सिंचाई हो सके, सरकार के द्वारा पानी की सुविधा मुहैया कराई जा सके तो इसको बढ़ाना जरूरी है जिससे पैदावार ज़्यादा हो। अगला है कि पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की सारणी बनाइए। तो हम चलते हैं छठवें प्रश्न पर। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पालमपुर में खेतीहार श्रमिकों, खेतीहार जो मजदूर जो खेती करते हैं, श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? न्यूनतम मजदूरी से कम इसलिए है क्योंकि ज़्यादा होगी। तो देखिए, पालमपुर में खेतीहर मजदूरों में काम के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा है, मतलब प्रतियोगिता है काम के लिए। काम थोड़ा है, लोग ज़्यादा हैं, इसलिए लोग कम दरों पर मजदूरी के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए उनकी न्यूनतम मजदूरी से भी कम दर है। अगर 300 रुपये एक काम के लिए है तो अब 2 लोग लग जाएंगे तो 150 रुपये मिलेंगे फिर उसको, है ना। तो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है क्योंकि काम के लिए मारामारी है, बेरोजगारी का आलम है। अगला क्वेश्चन है कि अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुने। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन में मजदूर होते हैं ना, जो घर वर वगैरह बनाते हैं, उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, उन्हें क्या नगद पैसा मिलता है वस्तु रूप में, क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है, क्या भी कर्ज में है? तो सुनिए इसका उत्तर कि हमारे यहाँ क्षेत्र में रामदयाल और लक्ष्मी 2 खेतीहर मजदूर हैं, है ना, जो एक निर्माण स्थल पर काम करते हैं। उन्हें मजदूरी के रुपए में 70 से 80 रुपये मिलते हैं। हाँ, उन्हें मजदूरी नगद मिलती है। उनमें से अधिकतर को नियमित रूप से काम नहीं मिलता। नियमित मतलब प्रतिदिन काम नहीं मिलता। यही काल्पनिक कथा है, याद रखना। ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है कि मेरे गांव की है, ये काल्पनिक कथा है। तो नहीं मिलता क्योंकि बहुत से लोग कम दरों पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कम मजदूरी मिलती है, इसलिए वे कर्ज में डूब गए हैं। कम मजदूरी के कारण वे बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें तो कोई समझाने वाला पॉइंट है नहीं है, ये तो आपको आसानी से आ गया होगा। अगला है कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरण बताइए। तो देखिए, इसका मेन उत्तर तो ये है कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के तरीके हैं बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली भूमि के एक ही टुकड़े पर एक ही वर्ष में कई फसल उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। क्या कि एक ही टुकड़े पर एक ही वर्ष में कई फसलें उगाना। ठीक है। उदाहरण समझिए आप, इस भूभाग पर कहाँ, देखिए मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ से, है ना, यहाँ से कि इस भूभाग पर उत्पादन बढ़ाने का यह सबसे प्रचलित तरीका है कि एक ही वर्ष में एक ही जमीन के टुकड़े पर कई फसलें उगाना। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 फसलें उगाते हैं। पिछले 15 से 20 वर्षों में कई लोग तीसरी फसल के रूप में आलू उगाते हैं। आलू आधुनिक कृषि तरीकों की प्रयोग, आधुनिक नए ज़माने के जो कृषि के तरीकों का प्रयोग है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाने वाले भारत के पहले किसान थे, है ना। आधुनिक मतलब नए मॉडर्न टेक्निक। इन क्षेत्रों के किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप आप जानते हैं क्या, बोर से जो पानी होता है ना नीचे से निकाला जाता है। HYB यानी हाइब्रिड बीज उच्चतम कोटि के, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया। ट्रैक्टर एवं थ्रेसर का भी प्रयोग किया जिससे जुताई एवं फसल की कटाई आसानी से हो गई। उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिली और उन्हें गेहूं की अधिक पैदावार के रूप में इसका प्रतिफल भी मिला।
HYV बीजों की सहायता से पैदावार 1300 किलोमीटर से हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोमीटर हेक्टेयर तक चली गई और अब किसानों के पास बहुत सा अधिशेष गेहूं बाजार में बेचने के लिए होता है। फिर से रिपीट होगी ये बात, तो क्या होगी, क्वेश्चनों में क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। अगर हम अच्छे से समझें तो हमको देखने के लिए मिलेगा कि बातें उसी में रिपीट होती जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान की कार्य का ब्यौरा दीजिए। जिसके पास 1 हेक्टेयर भूमि है, 1 हेक्टेयर भूमि, तो उसको हमें ब्यौरा देना है। ठीक है, तो सुनिए कि कैसे वो किसान खेती करता है, क्या करता है। तो इसका उत्तर है कि भूमि को मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाली वर्गाकार भूमि के टुकड़े के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब इस तरह से भी 100, मैं आपको बता दूं इधर करके, 100 मीटर आप जानते हैं कि ऐसे में 100, ऐसे में 100, इस तरह से 100 और ऐसे 100, यानी 100 100 100 100 है ना। ये वर्गाकार एक टुकड़ा ले लेते हैं जिसकी चारों भुजाएं 100 100 100 मीटर की 100 मीटर है ना, तो वो 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल कहलाता है। 1 हेक्टेयर, अगर किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर भूमि है तो उसका कार्य का ब्यौरा देना है कि वो कैसे अपना कार्य सुचारू रूप से चलाता है। ठीक है सॉरी। अब मैं सुनिए, एक किसान जो 1 हेक्टेयर भूमि पर काम करता है उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक छोटा किसान जानता है कि वह इतने छोटे खेत पर काम करके अपने दोनों समय के खाने का प्रबंध नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने खेत पर काम करने के बाद 35-40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किसी बड़े किसान के खेत में काम करना पड़ता है। यदि वह अपने ही खेत पर खेती शुरू करता है तो ना उसके पास इसके लिए जरूरी साधन है, ना बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के पैसे। एक बहुत छोटा किसान होने के कारण उसके पास कोई उपस्कर एवं कार्यशील पूंजी नहीं है, कार्यशील पूंजी जिससे खेतीबाड़ी की जा सके, क्योंकि वो छोटा किसान है। इन सब चीज़ों का प्रबंध करने के लिए उसे या तो किसी बड़े किसान से या फिर किसी व्यापारी अथवा साहूकार से ऊंची ब्याज दरों पर उधार लेना पड़ता था, क्या दर पर धन कर्ज लेना पड़ता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस बात की संभावना बनी रहती थी कि वो कर्ज में डूब जाए, जो कि सदैव उसके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण भी रहता था। अगला क्वेश्चन है कि मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। मझोले मतलब एक तो होता है सबसे बड़ा, एक बीच का और एक सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा मझोला, सॉरी सबसे बड़ा और बीच का जो होता है वो मझोला कहलाता है, और सबसे छोटे से ये दोनों किस प्रकार अलग हैं। तो देखिए, आधुनिक कृषि तरीक, आधुनिक मतलब नए जमाने के, तो नए जमाने की कृषि तरीकों से बहुत से धन की आवश्यकता होती है, बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। इसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, नए प्रकार के बीज, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक। ठीक है, मझोले एवं बड़े किसानों की कुछ अपनी बचत होती है, इस प्रकार वे जरूरी पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। दूसरी ओर अधिकतर छोटे किसानों को पूंजी का प्रबंध करने के लिए बड़े किसानों या व्यापारियों से पैसा उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार के ऋणों की ब्याज दर भी प्रायः अधिक होती है, यानी छोटे किसानों को उधार पैसा लेना पड़ता है, जो ब्याज दर जो होती है वो भी अधिक होती है। इस ऋण को वापस करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मझोले व बड़े किसानों की तुलना में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सविता को किन बात पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है ना। क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती। तो सुनिए इसका अर्थ कि तेजपाल सिंह ने सविता को 24% की ब्याज दर पर 4 महीने के लिए पैसा देना स्वीकार किया है। 24% मतलब 100 रुपये पर 24 रुपये है ना, 4 महीने के लिए, जो कि बहुत अधिक ब्याज दर है। सविता एक कृषि मजदूर के रूप में कटाई के समय 35 रुपये प्रतिदिन की दर पर उसके खेतों में काम करने को भी सहमत होती है। तेजपाल सिंह द्वारा सविता से लिया जाने वाला ब्याज बैंक की अपेक्षा बहुत अधिक था। यदि सविता इसकी अपेक्षा बैंक से उचित ब्याज दर पर ऋण ले पाती तो उसकी हालत निश्चय ही इससे अच्छी होती। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए।
तो हमें बात करके क्या करना है कि 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पाद के तरीकों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, खेतों में किस प्रकार से सिंचाई होती थी, अब क्या होती है। सुनिए, तो पुराने निवासियों से बात करने पर पिछले 30 सालों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन से मुझे पता चला, इसका उत्तर यह है कि मुझे पता चला कि 30 वर्ष पहले खेती के कुछ पुराने तरीके प्रयोग किए जाते थे। तो 30 वर्ष पहले तो पुराने तरीके प्रयोग किए जाते ही होंगे, है ना, बहुत पुरानी बात भी तो है 30 साल। किसान अपने खेतों को बैलों की सहायता से जोतते थे, पहला पॉइंट हो गया। सिंचाई की बहुत अधिक सुविधाएं नहीं थी, दूसरा पॉइंट हो गया। वे मानसून की बरसात पर निर्भर रहते थे, जो कि बहुत अनियमित थी। अनियमित, उसका कोई नियम नहीं था, आए या नहीं आए, है ना। रहट को उस समय कुओं से पानी निकालने के लिए उपयोग किया जाता था। रहट आप जानते ही हैं, क्या, बैलों से निकलवाया जाता था पानी। किंतु तकनीकी में प्रगति के साथ, यानी अब क्या है, किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप लगवा लिए हैं। नलकूप मतलब बोर, कुएं में बोर, है ना, बोर लगवा लिए हैं, नलकूप। और HYB बीजों, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक की सहायता से खेती करने लगे हैं। यहाँ तक कि खेतों में ट्रैक्टर एवं मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसने जुताई एवं फसल कटाई को तेज कर दिया है। जिसने क्या कर दिया है, जुताई एवं फसल कटाई को। ट्रैक्टर और मशीनों, थ्रेसर है, आपको पता है कि थ्रेसर एक खेत को 1 घंटे में निपटा देती है, 1-2 घंटे में पूरा भूसा अलग कर देती है और बीजों को अलग कर देती है। और भी हार्वेस्टर जैसी मशीनें हैं जो 1-2 घंटे का काम होता है और पूरे खेत में से क्या कर देती हैं, अलग कर देती हैं बीजों को, है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका बहुत छोटा है। देखिए कि आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पाद कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। तो गैर कृषि मतलब कृषि से अलग हट के और कौन कौन से कार्य होते हैं गांव में। देखिए, डेयरी मतलब जहां दूध की आदान प्रदान होता है। विनिर्माण मतलब छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण। दुकानदारी, है ना। परिवहन मतलब किसी के पास थोड़ा कुछ वाहन है तो उससे सवारी या माल को ढोना। मुर्गी पालन, दर्जी, बढ़ई और गैर कृषि उत्पादन कार्य हमारे क्षेत्र में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और गैर कृषि मतलब कृषि से और अलग कुछ और काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सुनिए, हमारे गांव में लगभग 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं। गांव में लगभग 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं, जिनमें किसान और खेतीहर मजदूर दोनों शामिल हैं। एक तो किसान है और किसानों जिनके पास खेत है, उनके खेतों में काम करने वाले खेतीहर मजदूर भी। किंतु उनकी आर्थिक दिशा शोचनीय है, यानी चिंतनीय है। उनकी सोचने वाली दिशा है, कुछ अच्छी दिशा नहीं है। उनकी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जबकि भूमि स्थिर है। भूमि उतनी की उतनी है, लेकिन जनसंख्या, उनके आने वाले बच्चे, उनके भी बच्चे होते जा रहे हैं, लेकिन जमीन तो उतनी है, जमीन थोड़ी बढ़ रही। और कृषि क्रियाओं में और अधिक मजदूरों को काम मिल पाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए गैर कृषि कार्यों में वृद्धि करना बहुत जरूरी हो गया है। गैर कृषि मतलब कृषि से और अलग जो हैं उनमें वृद्धि करना जरूरी हो गया है, ताकि कुछ खेतीहर मजदूरों को उनमें काम मिल सके, जैसे कि डेयरी, विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, शैक्षणिक कार्य, कृषि आदि, गैर कृषि क्रियाएं आदि। यहाँ तक कि किसान भी इस प्रकार के कार्यों में शामिल हो सकते हैं। जब उनके पास खेतों में कुछ अधिक काम नहीं होता तो वे बेरोजगार हो जाते हैं। यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायक सिद्ध होगा। क्या सिद्ध होगा कि गैर कृषि क्रियाएं गांव में संचालित हों। तो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है ना। तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को। आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उनकी वीडियो में भी आपको बता दूंगा और अच्छे से क्लियर करा दूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप अपना पता भी बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, नाम बताएं ना बताएं, है ना, जिससे मेरे कमेंट भी आएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।